हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और मैं सुनील। दोस्तों, आज हम म्यूजिशियन ऐड के अंदर जो कम्युनिकेशन है यूनिट, उसके अंदर जो बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के टाइप पे कल बात की थी और हमने ये जानने का प्रयास किया था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन था, यानी जो आपका मौखिक जो कम्युनिकेशन था, उस पर हमने कल बात की थी। और वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, किस किस के द्वारा हम वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका कर सकते हैं। उसके बारे में जानने का प्रयास किया था। आज दोस्तों इसी के अंदर हम बात करेंगे जो आपका रिटन जो कम्युनिकेशन है, यानी लिखित जो कम्युनिकेशन है, उस रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। यानी पहले हमने बात की थी मौखिक की, देन आज बात करेंगे लिखित की। लिखित जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है कि रिटन कम्युनिकेशन भी उसको कहा जाता है। यानी हम किसी को लिख के, किसी पत्र के माध्यम से, किसी ईमेल के माध्यम से, किसी अदर माध्यम से जब हम भेजते हैं तो वो लिखित कम्युनिकेशन होता है। यानी आप देखें तो कह सकते हैं कि जैसे ये प्रिंटेड मैसेज इसको कह सकते हैं। जैसे ईमेल से हमने किसी को भेजा, लेटर से हमने किसी को भेजा, ऑपरेटिंग पॉलिसीज भेजा, ट्रेनिंग मैनुअल्स भेजा या मीमोज भेजा, तो ये सब क्या है, रिटन कम्युनिकेशन के आपका टाइप है। यानी इसमें हम या तो संकेतों को लिखते हैं या प्रतीकों को लिखते हैं, या दोनों को मुद्रित या हस्तलिखित जो है उसमें भेजा जाता है। यानी या तो इसमें कुछ इस तरह से हम प्रतीक बना देते हैं, ठीक है, जैसे आप रोड पे देखते हो कि ये डेंजर्स का प्रतीक है, या जो जो प्रतीक होंगे, या इसमें हम ऐसे इसको लिख के भेज सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। ये हमारा अक्षर के अंदर होगा। अब ये लिखित जो है या हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं, कंप्यूटर से टाइप करके भेज सकते हैं, या टाइपिंग मशीन से टाइप करके भेज सकते हैं, या हो सकता है लिखित हस्तलिखित हाथ से लिख कर भी इसको भेजा जा सकता है। इसके अंदर इसका स्वरूप जो है वो आपका मौलिक नहीं होता बल्कि लिखित होता है। संदेश वाहक जो है दोस्तों, यानी भेजने वाला जो सेंडर जो होता है, उसके लेखन कौशल, शैली और ज्ञान और व्याकरण संदेश की गुणवत्ता जो है उसको प्रभावित करते हैं। यानी मैं किसी को संदेश जो है वो टाइप करके भेज रहा हूं, तो अगर मेरे अंदर व्याकरण, यानी मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूं तो देन मैं लिखूं कि सीता, तो सीता अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, तो हो सकता है ये गलत हो। तो ये सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका लेखन कौशल कैसा है, लेखन शैली कैसी है, देन उसको कितना ज्ञान है। ये उसके मैसेज, जो सेंडर का मैसेज है, उसको प्रभावित करता है। लिखित संप्रेषण जो है उसमें आपकी ईमेल हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, पत्र हो सकता है, पॉलिसीज हो सकती है आपकी। और लिखित जो संप्रेषण है वो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आपका यूज होता है। अगर मोस्टली आप देखिए तो लिखित जो संप्रेषण या रिटर्न जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा जो प्रयोग लिया जाता है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लिया जाता है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर की आप बात करेंगे दोस्तों, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग जो है आपका क्या लिया जाता है, लिखित संप्रेषण या रिटर्न कम्युनिकेशन को यूज में लिया जाता है। अब इस रिटर्न कम्युनिकेशन जो है इसके क्या क्या लाभ है, यानी इसके कंपैरिजन हम मौखिक संप्रेषण की बात करें तो मौखिक संप्रेषण के कंपैरिजन इसके लाभ क्या क्या हैं, ये कैसे बेनिफिशियल है आपके कंपैरिजन टू आपके जो ओरल कम्युनिकेशन है। इस संप्रेषण में संदेश भेजने से पहले कई बार जो है एडिटिंग आप कर सकते हैं, संशोधन उसको किया जा सकता है। यानी मैं किसी को बोलूं तो जो मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा मैंने बोल दिया, तो उसमें क्या है कि वैसा ही सामने वाले के पास चला जाएगा, उसमें संशोधन पॉसिबल नहीं है। जबकि लिखित अगर संप्रेषण है तो उसको लिख दिया, हमें लगा कि गलत है तो देन उसमें संशोधन कर दिया, एडिटिंग पॉसिबल है इसमें। इसमें त्रुटि की जो संभावना है वो कंपेरिजन टू आपकी ओरल कम्युनिकेशन कम रहती है। इसमें प्रत्येक भेजे गए संदेश का एक स्वचालित रिकॉर्ड जो है वो प्रदान करता है। यानी हमने किसी को एक पत्र भेजा तो उसकी कॉपी या उसका एक जो साक्ष्य है वो हमारे पास भी है, तो इसमें एविडेंस भी रहता है ताकि भविष्य के अंदर कोई साक्ष्य या संदर्भ के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण जो है उसमें प्रेषक यानी सेंडर और रिसीवर जो है उसकी एक साथ उपस्थिति है वो अनिवार्य नहीं है। ये भी इसका लाभ है कि आप देखेंगे सेंडर जो है वो कोई मैसेज भेज रहा है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो है मेरे को सुनना आपको अनिवार्य है कि आप जो है अगर लाइव क्लास ले रहे हैं
तो उस समय आपको सुनना अनिवार्य था कि तभी आप लाइव देख सकते हैं उसमें। लेकिन अगर वही चीज रिटर्न के अंदर हो, मान लो जो हमने हमारे ऐप के ऊपर नोट्स डाल दिए हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री वाला अड्डा जो है हमारा ऐप है, उसके ऊपर हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए इसी कम्युनिकेशन के, तो वो क्या हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया आपके साथ में। आप हमने अब डाले, आपने हो सकता है 1 घंटा बाद में उसको डाउनलोड करके उसको रीड किया है, तो इसमें आपकी सेंडर और रिसीवर जो है उसकी उपस्थिति सेम टाइम पे कंपलसरी नहीं है। लिखित संप्रेषण में संदेश को पूरी तरह से समझने और उचित प्रतिपुष्टि देने के लिए अधिक सक्षम होता है, यानी जो फीडबैक जो आता है दोस्तों वो इसमें अच्छे तरीके से आता है। कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत जो जानकारी है वो कहां से मिलती है, यहीं से मिलती है आपको। अब इस लिखित संप्रेषण के अंदर क्या है कि ये सहज संप्रेषण है, यानी सरल संप्रेषण है, और इसमें आजकल चैटिंग आदि का उपयोग जो है वो काफी बढ़ गया है। यानी लिखित संप्रेषण जो है उसमें हम चैटिंग वगैरह से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी हम टाइपिंग करके सेंड कर सकते हैं। ये अगर औपचारिक हो तो इसमें काफी समय लग सकता है। यानी कुल मिला के अगर बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर कोई हमें लेटर भेजना है, कोई सूचना भेजनी है, तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो औपचारिक है। अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है तो उसको फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल नहीं, यहाँ पर फॉर्मल है मीन्स औपचारिक है। तो औपचारिक को अगर भेजना है तो उसमें टाइम जो है वो काफी आपका लगता है। अगर वही रिटन कम्युनिकेशन आपका इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक होगा, तो कम टाइम लगता है। इसके अंदर एक चीज जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं थी, यानी ओरल कम्युनिकेशन था दोस्तों, उसके अंदर आपको किसी प्रकार के ज्यादा टूल जो है उसकी आवश्यकता नीड नहीं थी। देन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको कुछ न कुछ टूल चाहिए। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको पेपर चाहिएगा, आपको पेन चाहिएगा। अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की जरूरत होगी, प्रिंटर की जरूरत होगी, टाइपराइटर की जरूरत होगी। ये सब चीज जो है इसमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मौखिक संप्रेषण की तुलना में ये ज्यादा आपका जटिल होता है, यानी इसकी सीमाओं की बात कर रहे हैं हम। ये अलग अलग प्राप्तकर्ता द्वारा अलग अलग व्याख्या संभव है। यानी एक लेटर, एक सूचना मैंने किसी को भेजा है, या मैंने नोट्स जो है हमारे डाउनलोड किया आपने, तो एक छात्र जो है वो अलग तरीके से उसमें सूचना गेन कर पा रहा है, देन सेकंड छात्र जो है वो अलग तरीके से गेन कर पा रहा है। कुछ छात्र हो सकता है कि उसके कुछ बातें समझ में नहीं आए, तो इसमें जो आपका रिसीवर जो है वो रिसीवर अलग अलग तरीके से सेंडर जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या या उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपका करता है। व्यवहारिक रूप में संप्रेषण जो है वो मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण कर मिश्रण का मिश्रण होता है। अब दोस्तों देखिए, मौखिक और गैर मौखिक जो संप्रेषण है उसमें अंतर क्या क्या है। यानी मौखिक संप्रेषण है उसमें संचार का माध्यम क्या है कि बोले गए या लिखे गए शब्द होते हैं। गैर मौखिक जो है, गैर जो मौखिक है, इस गैर मौखिक में आपका क्या है कि शारीरिक आपकी भाषा है, चेहरे का भाव है, आवाज आपकी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। इसमें मौखिक में क्या होता है कि सावधान, अचेत और जानबूझकर होता है। सचेत लेकिन अवचेतन अधिक होता है। व्याख्या अधिक और प्रत्यक्ष और शाब्दिक होती है। मौखिक और गैर मौखिक जो है ये एक नया टॉपिक आपके सामने आया कि अब जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं तो आप सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल नहीं रहा हूं, सपोज दैट, ये क्या है, ये गैर मौखिक है कि मैं केवल और केवल आपको हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, ये सब जो है इसके द्वारा, इन्हीं में डिफरेंस इसमें बताया गया है जो कल के टॉपिक में हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे, गैर मौखिक और मौखिक में, वो हमने बताया। व्याख्या क्या है कि अधिक प्रत्यक्ष है, या कोई ना कोई शब्द होगा, कोई ना कोई शब्द मैं बोलूंगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जटिल हो सकता है इसकी व्याख्या। अगर मैं आपको कहूं तो कोई व्यक्ति कैसे ही समझेगा, कोई व्यक्ति कैसे ही समझेगा। स्पष्टता इसके अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर स्पष्टता नहीं होती है। इसमें प्रतिक्रिया जो है आसान होती है, इसमें प्रतिक्रिया जो आपकी आसान नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, ये अमौखिक जो संप्रेषण है, हमने रिटर्न की बात कर ली थी, अब अमौखिक जो संप्रेषण है यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो क्या था कि जब हम ना तो किसी को लिख के कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना किसी के साथ बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हम केवल और केवल अपने चेहरे के हाव भाव, आंखों के हाव भाव, केवल और केवल हाथों के हाव भाव या संवेकों के माध्यम से किसी के साथ जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा गैर मौखिक कम्युनिकेशन होता है।
अब ये इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, अमौखिक संप्रेषण भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाव भाव या अमौखिक जो संप्रेषण है, संप्रेषण का लगभग 70% भाग जो है वो इसके अंदर क्या होता है, भाग होता है, जबकि शब्द जो है वो केवल 10% होते हैं। यानी अमौखिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 10-70% के आसपास होता है, लेकिन बोल के हम कितना करते हैं, केवल 10% करते हैं। इसलिए मानवीय संप्रेषण में अमौखिक जो संप्रेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम किसी के शरीर को देख के उसका पता लगा सकते हैं, हम किसी के चेहरे के भाव को देख के उसका पता लगा सकते हैं, हम किसी की आंखों को देख के उसका पता लगा सकते हैं, उसको संपर्क करके यानी किसी व्यक्ति को छू के पता लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, आपका गैर मौखिक होता है। गैर मौखिक के अंदर क्या होता है कि मौखिक संप्रेषण के तत्वों से हटकर प्रभाव बनाना, जो कहा है उसे दृढ़तर करना, हमारी भावना और अंतर व्यक्तित्व है जो मनोवर्ती है उसको प्रकट करना, शक्ति को, स्नेह को, आपके प्रभुता को प्रकट करना, दूसरे के साथ होने वाली बातचीत को व्यवस्थित और नियंत्रित करना। ठीक है, ये सब क्या है, गैर मौखिक है। अब दोस्तों देखिए कि गैर मौखिक या अमौखिक जो संप्रेषण है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी है। गैर मौखिक या जो आपका नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर पहले देखिए कि बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक जो आपकी मुद्रा है वो किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए आपका हाथ हिलाना, हाथों से संकेत करना, यानी मैं कहूँ कि ये चीज आप देखिएगा। मुंह हिलाना यानी मुंह से हम बोल रहे हैं, इधर उधर चलना है यानी इधर उधर आप चल के कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किस में आता है, गैर मौखिक में आता है। दूसरा अपीयरेंस यानी आपकी वेशभूषा जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसमें उसकी मन स्थिति का पता चलता है, यानी किसी व्यक्ति ने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी मनोस्थिति जो है वो आपकी सही नहीं है। अगर किसी ने टाई बेल्ट और इस तरह से आपका पूरी तरह से वो सूट बूट पहन के चल रहा है तो इट मीन्स क्या है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल तरीके से वो अपना जीवन जी रहा है। इसी प्रकार से स्पर्श से हमें पता चलता है, यानी टच से हमें पता चलता है कि किसी के गाल को थपथपाना, दुख की घड़ी में किसी के सिर पे हाथ रखना या किसी की बाहें पकड़ना, दोस्त से हाथ मिलाते हैं तो उससे पता चलता है कि उसका मूड जो है वो किस प्रकार का है। निकटता यानी प्रोक्सिमिटी जो है, इससे सामने वाले व्यक्ति जो है उससे हमारा संबंध जो है वो प्रकट होता है। तो ये क्या है, गैर मौखिक जो है उसका उदाहरण है दोस्तों। इसके अंदर गैर मौखिक के अंदर एक शब्द आता है दोस्तों, वो आता है काइनेसिक्स, मेटा संप्रेषण और पैरालिंग्विस्टिक। ये तीन आपके इसके अंदर आते हैं। यानी पहला आता है काइनेसिक्स, मेटा संप्रेषण और जो आपका पैरालिंग्विस्टिक है। ये तीनों ही शब्द जो है वो किसको दर्शाते हैं, आपके गैर मौखिक संप्रेषण को दर्शाते हैं। जैसे कि काइनेस्टिक की बात करें, पहले काइनेसिक्स की बात करें तो काइनेसिक्स क्या होता है कि जब हम जो हमारा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हम किसी चीज का पता लगाते हैं तो काइनेसिक्स होता है। जैसे कि हम जब एक हमारे अंदर आलस होता है तो हम इस तरह से करते हैं, हम खुश होते हैं तो हमारा जो ये अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है तो वो इस प्रकार से होगा, जैसे घुटनों पे हाथ लगाया, आई एम टायर्ड जो है। ये अगर कोई आलस है तो इस प्रकार से होगा। जैसे कोई गलती करता है तो दोनों हाथ ऐसे करके व्यक्ति जो है आई एम सॉरी फील करता है। या कोई अगर हैप्पी है तो वो अच्छी तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो कहने का मतलब शारीरिक गतिविधि जो है उससे हम जब किसी व्यक्ति की बारे में पता लगाते हैं तो वो क्या होता है, काइनेसिक्स होता है। काइनेसिक्स जो होता है वो किस प्रकार का संप्रेषण होता है, आपका अमौखिक संप्रेषण होता है, जिसमें ना तो हम लिखित में कुछ बताते हैं, ना उसमें हमें सामने वाला जो है वो लिखित में देता है, या ना सामने वाले से हम बात करते हैं, ना हमारे से सामने वाला बात करते हैं। केवल और केवल शारीरिक जो गतिविधियां हैं उसी के आधार पर हम पता लगाते हैं। इसमें जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके संकेत बोली यानी साइनिंग लैंग्वेज है, समभाषा यानी पैरा लैंग्वेज है, सप्रस, नेत्र सप्रस, आई कांटेक्ट जो है इससे भी हम पता लगाते हैं। यानी आंख जो है उससे भी देख के पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति अगर गलती की हुई है तो हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं देखा। तो इस प्रकार की कुछ चीजें जो है जिन्हें काइनेसिक्स कहा जाता है।
मेहराबिया जो है वो कहते हैं कि संप्रेषण जो है वो लगभग आपका 7% के आसपास होता है शब्दों से, और स्वर जो है वो उससे 38%, और हमारे शरीर की संप्रेषण जो है वो ये जो संप्रेषण है, इस तरह का जो संप्रेषण है ये 55% डेली लाइफ के अंदर हम इसका यूज करते हैं। यानी इसको उन्होंने 7, 38 और 55 जो है इस रूल के अंदर बांटा है कि 7% जो है वो हमारे शब्दों के अंदर होता है, बोल के हम जो है 38% करते हैं, जबकि इस तरह से हम जो है इसको कह सकते हैं कि इस तरीके का जो होता है उसको 55% तक हम यूज में लेते हैं। अब तो देखिए हमने काइनेसिक्स की बात की, अब आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक जो है वो क्या है कि ये संप्रेषण जो है टोन का और शब्द कैसे कहे गए हैं का अध्ययन करता है। जब अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं तो आप स्वयं के बारे में काफी कुछ कह जाते हैं, यानी हम बोलते हैं तो जब हम मुंह खोलते हैं किसी बात को कहने के लिए, तभी से किसी व्यक्ति के मुंह से ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। तो वो जो एक संप्रेषण का तरीका होता है जिसे हम पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है, इसके अंदर जो आपका व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो बोलता है, उससे हम कुछ नहीं सुनते हैं, हम केवल उसके मुंह से पता लगा लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है या क्या कह सकता है। जब इस प्रकार का आइडिया हमें दिखता है दोस्तों, तो पैरालिंग्विस्टिक उसको कहा जाता है। यानी स्वर जो है वो किसी के शब्दों को व्यक्त करने का तरीका, जैसे कि प्रसन्न, आश्चर्य, क्रोध, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है क्रोधित मुद्रा में है तो उसका मुंह जो है वो अलग तरीके का होगा, अगर वो सही है तो उसका मुंह जो है अलग तरीके में होगा। इसी प्रकार से आवाज, यानी एक व्यक्ति जो है उसकी आवाज से पता लगता है कि उसकी आवाज अगर स्लो है तो शांत है, अगर हाई आवाज है, हाई पिच है, उसका हाई वॉल्यूम है, तो देन वो क्रोध के अंदर है। तो ये सब जो है किस में आता है, पैरालिंग्विस्टिक में आता है। आज दोस्तों एक जो इसके अलावा हमने काइनेसिक्स और पैरालिंग्विस्टिक की बात की थी, वो दोनों क्या है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और अमौखिक संप्रेषण है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो इसके अलावा कुछ और प्रकार है जिसको भी हम किसके अंदर रखते हैं, अमौखिक संप्रेषण के अंदर रखते हैं। और अमौखिक जो संप्रेषण है इसके अंदर हम रखते हैं, इसमें कौन कौन से आपके, इसके अंदर है ओक्यूलिसिक्स। ओक्यूलिसिक्स ओक्यूलिसिक्स जो है वो क्या है कि जब हम नेत्रों का प्रयोग करते हैं, पलकों का प्रयोग करते हैं और उससे हम किसी के साथ में बिना बोले, बिना लिखित रूप में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, ओक्यूलिसिक्स होता है। यानी ये दो इमेज आपको दिखाई दे रही, इन दो इमेज में क्या है कि ये वाली जो इमेज है इसमें इस व्यक्ति की आप जब आंख देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सैडनेस है, यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सैड है, यहाँ पे निराशा का माहौल जो है इस व्यक्ति के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, आंखों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसकी आंख आप देखेंगे तो इसका मुंह और इसकी आंखों से आप पता लगा लेंगे कि ये एंगर है, यानी ये व्यक्ति जो है ये क्रोधित मुद्रा के अंदर है। तो जब व्यक्ति की आंखें लाल होती है या उसकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी सी हमें दिखाई देती है, तो हम क्या मानते हैं कि एक तरीके से वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है या एंगर है। तो इस प्रकार से इनकी आंखों से जब पता चलता है तो ओक्यूलिसिक्स जो है वो आता है। इसी प्रकार से दोस्तों प्रोसेमिक्स जो है वो भी एक अमौखिक का ही आपका पार्ट है कि ऐसा स्थल का उपयोग, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा है तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका जब हमसे पूछा जाता है या हम इसका आइडिया लगाते हैं तो क्या होता है, अमौखिक संप्रेषण होता है। और वो क्या होता है आपका प्रोसेमिक्स होता है, यानी किसी व्यक्ति के स्थल से हम उस व्यक्ति के बारे में पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम ना तो उस व्यक्ति के पास में गए हैं, ना उस व्यक्ति से किसी प्रकार की बातचीत हमने की है, हम केवल और केवल वो कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे वो जा रहा है, उस स्थल से ही हम पता लगा लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप उसके जाने से उसके पास कुछ सामग्री होगी, जैसे पूजा की सामग्री लेके जा रहा है तो हम आइडिया लगा लेते हैं मंदिर में जा रहा होगा। बच्चा अगर स्कूल बैग लेके जा रहा है तो हम पता लगा लेते हैं कि स्कूल में जा रहा होगा, जबकि ना उसके साथ बातचीत करते, ना उसके पीछे जाके देखते, हम आइडिया से जो है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम कर लेते हैं। तो वो जो स्थिति होती है वो प्रोसेमिक्स होती है। यानी कि एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये मान लो नरेंद्र मोदी है आपके प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी है
ये प्रधानमंत्री जो है आपके नरेंद्र मोदी बैठे हैं और इनके आसपास जो है दो व्यक्ति इधर बैठे हैं और एक व्यक्ति इधर बैठे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने पता लगाया कि ये वाला जो व्यक्ति है, जो दोनों साइड में बैठे दो व्यक्ति, ये इनके सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि इनके पास जो जो कोई फेमस व्यक्ति है, अगर उसके आसपास कोई व्यक्ति बैठता है तो निकटता दर्शाता है। तो इसी से हम क्या कर लेते हैं, प्रोसेमिक्स कर लेते हैं। यानी ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि ये कोई व्यक्ति है, इसकी पेरेंट्स के साथ में जो है, कोर फैमिली के साथ में जो इंटीमेट होता है वो दूरी कितनी है, 0 से लेकर 18 इंच की दूरी है, यानी ये इनके साथ ही रहता है। फिर अगर इसका पर्सनल की बात है, यानी फ्रेंड जो है वो एक्सटेंड फैमिली, फैमिली के अलावा जो इसके फ्रेंड है उनके बीच, उनके साथ कैसा रिलेशन है कि वो 4 से 18 फीट के बीच में रहता है। फिर जैसे सोशल है, यानी कोई उसका कॉलेज वाला जो स्टूडेंट है जो इस फ्रेंड से भी अलग हटके, तो वो 4 से 10 होता है। फिर जैसे पब्लिक में वो कोई जाता है तो उसकी लगभग जो है एक व्यक्ति से 10 फीट के आसपास जो दूरी बनी रहती है। तो कहने का मतलब जो जितना ज्यादा नजदीक होगा उस स्थिति के अनुसार हम पता लगा लेते हैं, कोई बच्चा होगा या कोई स्टूडेंट होगा और उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं तो वो हमारे पास में आएगा, तो हम कोई दूसरा स्टूडेंट ये सोचेगा कि वास्तव में इसका टीचर के साथ में जो है अच्छा संबंध है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोसेमिक्स कर रहा है वहां पे। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो तो क्या होता है कि संप्रेषण में वस्तु आदि का प्रयोग करना, किसी वस्तु की ओर इंगित करना, जब हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यानी संप्रेषण हम कर रहे हैं और हम ये कहें आपके कि ये डिजिटल बोर्ड है या ये आपका बोर्ड है, तो आप समझ पाओगे कि ये डिजिटल बोर्ड है, ये पढ़ाई के काम आता है, देन इस तरह से ये काम आता है। तो इस प्रकार का जो आपका संप्रेषण होगा या कम्युनिकेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, कि एक व्यक्ति जो किसी कक्षा में किसी वस्तु की ओर इंगित करके विद्यार्थियों को समझाता है कि ये जो है ये क्या है, आपका पृथ्वी, यानी आपकी जो पृथ्वी है उसका ग्लोब है, अर्थ का ग्लोब है, इससे आप अर्थ समझ पाओगे। तो वो क्या कर रहा है, एक उदाहरण देके किसी वस्तु का समझा रहा है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति सड़क पर दिशा दिखाने के लिए हाथ से संकेत करता है कि आप दाएं जाइए, आप बाएं जाइए, आप राइट और लेफ्ट, इस तरीके से। एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के साथ ही वो संकेत करता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे है, वो आप वहां पे लग जाओ। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव्स जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है। चेरोनोमिक्स यानी समय का प्रयोग जो है, किस समय क्या बात करनी है, क्या बात कहनी है, ये जब आपको पता लगता है और ये सोच के आप जब कम्युनिकेट करते हो तो वो चेरोनोमिक्स कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, चेरोनोमिक्स कम्युनिकेशन है वो भारत में इतना ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। ये जापानी और यूरोपीय जो लोग हैं वो अच्छी तरह से इसका प्रयोग करते हैं। वो जो बात जहां पे कहनी होगी वहीं पे इसका उस बात को कहेंगे, इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो वो आपका करेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपने जो रिटन कम्युनिकेशन और इसके अलावा जो आपका एमओक्यू कम्युनिकेशन, जिसे नॉर्मल वर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके बारे में आपने अच्छी तरह से जाना। उसके अलावा जो आपने काइनेसिक्स है, जो और भी आपके पैरालिंग्विस्टिक है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। तो आई होप ये लेक्चर जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।